ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद इंटरपोल भी जानती थी कि खतरनाक से खतरनाक गुंडों के मुंह से अगर गहरे राज उगलवाने हो तो इस काम के लिए ब्लैक कैट से बेहतर दुनिया में इस वक्त और कोई नहीं था। गुंडों की लीडर को अनिका ने बालों से ही जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। जब अनिका घसीटते हुए उसे टोल नाका की केबिन में ले गई, तब अनिका ने देखा कि टोल नाका पर काम कर रहे लोगों को रस्सी से एक कोने में बांधा गया था। उनके मुंह के अंदर कपड़ा ठूसा गया था। गुंडों के लीडर को एक कोने में पटकने के बाद अनिका ने टोल नाका पर काम करने वाले कर्मचारियों को छुड़ाया। वो सारे लोग भी अनिका को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे। एक लड़की 20 खतरनाक लोगों का मुकाबला कर सकती थी, ये देखकर उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी अनिका ने उन लोगों से कहा, क्या मैं कुछ देर के लिए आपका केबिन यूज कर सकती हूँ? कोने में दर्द से तड़प रहा गुंडों का लीडर अनिका की ये बात सुनकर हैरान रह गया। टोल नाका पर काम करने वाले लोग काफी डरे सहमे लग रहे थे, मगर अनिका का इशारा मिलते ही वो लोग धीरे धीरे एक के बाद एक अपने केबिन से बाहर निकल गए। जमीन पर गिरा गुंडा समझ गया था कि सामने खड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया सिक्योरिटी एजेंट ब्लैक कैट कितनी फिजिकल टॉर्चर देने वाली थी। केबिन का दरवाजा बंद होने के बाद केबिन के बाहर टोल नाका पर काम करने वाले लोग बेसब्री से फिर से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक ही उनके कानों पर उस गुंडे के लीडर की जोर जोर से चीखने की आवाज पड़ने लगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इतना ज्यादा दर्द से तड़प कर चीखते और चिल्लाते हुए नहीं सुना था। हालांकि वो सभी लोग जानते थे कि अंदर जिस गुंडे की पिटाई हो रही थी वो उसी के लायक था। अभी कुछ देर पहले उस गुंडे और उसके साथियों ने टोल नाका पर काम करने वाले लोगों के साथ काफी बदसलूकी की थी और उन्हें डरा धमकाकर मार पीट कर रस्सी से बांध दिया था। उनके मुंह से कपड़ा ठूस लिया गया था ताकि वो लोग चिल्लाकर मदद के लिए किसी को बुला न सके। जिस आदमी ने उन पर इतने अत्याचार किए थे, फिलहाल उन लोगों को उसी आदमी पर दया आ रही थी। अपने बॉस की चीखती हुई आवाज सुनकर जमीन पर दर्द से तड़प रहे गुंडों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जिस बॉस को उन्होंने जिंदगी भर एक शेर बनकर घूमता हुआ देखा था, आज वो भीगी बिल्ली की तरह एक शेरनी के हाथों से पिटाई खा रहा था। केबिन के अंदर अनिका से पीट रहे गुंडों के लीडर ने अचानक अपने हाथ जोड़ते हुए अनिका से कहा, माफ कर दो मेरी माँ, मैं इससे ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ सच सच बताता हूँ। उस गुंडे की बात सुनने के बाद अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने पास पड़ी हुई चेयर उठाई और उस पर बैठे हुए गुंडे से कहा, चलो आप बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडों के लीडर ने जोर से सांस लेते हुए अनिका से कहा, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, उन्हें खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। वैसे उनका ऑफिशियल नाम फिलिप बायोटेक है। उन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ रेखा मूर्ति को जिंदा पकड़कर उनके पास लाने के लिए भेजा था। इससे ज्यादा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बस मुझे और मत मारो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अनिका को ये कहने के बाद वो गुंडा लगभग बेहोश हो गया। अनिका ने अपने हाथ झटकते हुए उस गुंडे से कहा, हाँ, वैसे मुझे तो पहले से पता था कि ये काम जरूर उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का है। अनिका की बात सुनते ही जमीन पर गिरे उस गुंडे की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, अरे मेरी माँ, अगर तुम्हें पहले से सब कुछ पता था तो मुझे इतना मारने की क्या जरूरत थी? अनिका ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर एक तमाचा मारा और कहा, जस्ट कंफर्म कर रही थी। इसके बाद अनिका ने गुंडों के लीडर की जेब से उसका फोन निकाला और उसके हाथ में फोन थमाते हुए कहा, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, चलो अपने मालिक को फोन लगाओ। कुछ देर बाद अनिका अपने हाथ झटकती हुई केबिन से बाहर निकली। केबिन के अंदर जमीन पर पड़ा गुंडों का लीडर अनिका को हैरानी से देख रहा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि बाहर खड़े टोल नाका पर काम करने वाले कर्मचारियों ने जब उसे देखा तब उसका चेहरा नजर आते ही उन लोगों ने अपना मुंह फेर लिया। अनिका ने एक स्टाफ मेंबर के कंधे पर हाथ रखने के बाद कहा, काम फिर से शुरू करो। इससे पहले कि केबिन की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेना, कोई भी कचरा पड़े मिले तो उसे कचरे के डिब्बे में डाल देना।
वो स्टाफ मेंबर अनिका की बात अच्छी तरह से समझ गया था। उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, जी मैडम, आपके जाने के बाद ही पुलिस को फोन लगाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। उस मामूली से लग रहे टोल नाका पर काम करने वाले कर्मचारी की पीठ थपथपाते हुए अनिका ने कहा, मुझे इंटेलिजेंस लोग पसंद है, बहुत तरक्की करोगे। उसे शाबाशी देने के बाद अनिका अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। जब अनिका ने अपनी कार का दरवाजा खोला, अनिका ने देखा कि रेखा मौसी बड़ी ही हैरानी से अपने फोन की ओर देख रही थी। रेखा मौसी के फोन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा था। रेखा मौसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉल आंसर करे या ना करे। अनिका ने जब वो नंबर देखा तो वो नंबर उसे जाना पहचाना लगा। अनिका ने रेखा मौसी को इशारे से कहा कि वो फोन कनेक्ट करें। अनिका का इशारा मिलते ही रेखा मौसी ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही स्पीकर फोन पर क्रिस्टोफर की आवाज अनिका और रेखा मौसी को सुनाई देने लगी। क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी से कहा, तो कैसी है हमारी स्पेशल एजेंट? काफी सालों से हमारी जासूस बनकर काम कर रही हो। अब चलो मुलाकात करने का वक्त आ गया है। अभी अभी मेरे आदमी ने मुझे फोन पर बताया कि V16 पावर ड्रैग तुम्हारे कब्जे में है और तुम उसके साथ ही हो। अभी मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, तुम उस एड्रेस पर चली आना। मैंने इस वक्त अपने जिन आदमियों को वहाँ भेजा है उन्हें वहीं रहने देना। मैं अभी जो एड्रेस भेजूंगा उस पर तुम अकेली चली जाना। वहाँ मेरा एक आदमी तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। मगर हाँ, चालाकी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वैसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम हमारी बेहद वफादार जासूस हो, मगर तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स मेरे कब्जे में है। तुम्हारी हर गलती के बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। चलो पहले गिफ्ट क्या दूंगा ये तय कर लेते हैं। तुम्हारी बहन का एक हाथ कैसा रहेगा? क्रिस्टोफर की बात सुनते ही रेखा मौसी ने स्पीकर पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। रेखा मौसी की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी को एक एड्रेस मैसेज कर दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब अनिका ने वो भेजा हुआ मैसेज पढ़ा और कार शुरू की, तब अचानक अनिका के मोबाइल पर क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। जब अनिका ने कॉल रिसीव किया तो हंसते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, कैसा लग रहा है? अब सब कुछ हार कर तुम्हारे हाथों से तो बहुत कुछ निकल गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी रेखा मौसी से बचकर रहना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। तुम्हें गलत लोगों पर विश्वास करके क्या मिला? खैर, अब तो अपने अलेक्जेंडर को बचाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा V16 पावर ड्रग बहुत जल्द चलकर मेरे पास आ रहा है। मेरी जो वफादार जासूस है वो उसे मेरे पास लेकर आ रही है। वैसे अभी भी मेरी एक ऑफर तुम्हारे लिए खुली है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो एक V16 पावर ड्रग का डोज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस बदले में तुम्हें मुझे अपना मालिक कहकर बुलाना होगा और तुम्हें मेरी नौकरी करनी होगी। वैसे ये सौदा तुम्हारे लिए फायदे का होगा, मगर फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम कितनी सरफिरी हो। किसी के नीचे काम करना तुम्हें पसंद नहीं है, मगर क्या तुम अपने बेटे की जान से ज्यादा अपने ईगो से प्यार करती हो? ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर बाद अनिका कार ड्राइव करके वहां से निकल गई। लगभग आधा घंटा बीत गया जब कुछ पुलिस ऑफिसरों के साथ भूमिका का टोल नाका पर आ पहुंची। जब भूमिका टोल नाका पर पहुंची तब उसने देखा कि सारे गुंडे रास्ते के कोने में बैठे थे। सभी लोगों के हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे थे। सब लोगों के चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था। गुंडों का लीडर काफी बुरी तरह से जमीन पर पड़ा था। उसे देख कर उसके आदमियों की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जब भूमिका वहां पहुंची तब भूमिका ने एक गुंडे से कहा, क्या हुआ यहाँ पर? सब कुछ साफ साफ बताओ। उस गुंडे ने भूमिका के सामने हाथ जोड़ लिए और कांपती हुई आवाज में रोते हुए कहा, हमें ले जाओ यहाँ से। अरे हमें जेल में बंद कर दो, हम सबको जेल में बंद कर दो। हमें एक लंबी सजा सुना दीजिए। मैं तो कहता हूँ हम सबको फांसी पर चढ़ा दो, मगर प्लीज हमें किसी भी तरह से यहाँ से ले जाओ। इस गुंडे की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसे रोते हुए देखकर उसके साथी भी जोर जोर से रोने लगे और सभी लोग एक के बाद एक भूमिका के पैरों में आकर गिरने लगे।
और अपने आप को भूमिका के साथ ले जाने की दरख्वास्त करने लगे। भूमिका ने सबको शांत करते हुए उनमें से एक को उठाकर कहा, अब ज्यादा नाटक करना बंद करो वरना एक लगा कर दूंगी। चलो चुपचाप मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। उस आदमी ने लेटे हुए भूमिका से कहा, अरे हम तो सालों से इस धंधे में हैं। किसी से सुपारी लेना, किसी को डरा धमकाकर किडनैप कर लेना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मगर आज सुबह हम जब काम पर निकले तब हमें पता नहीं था कि आज हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन होगा। हमें काम सौंपा गया था कि हम रेखा मूर्ति जी को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुंचाएं। मगर जैसे ही हम अपना काम पूरा करने ही वाले थे, पता नहीं कैसे एक लड़की जो रेखा मूर्ति की बॉडीगार्ड थी, उसने हम सबको इतनी बुरी तरह से पीटा कि हम अपने होश खो बैठे। उस आदमी की बात सुनकर भूमिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। कहीं न कहीं भूमिका ने भी ये बात पहले ही अपने मन ही मन सोच रखी थी कि रेखा मौसी V16 पावर ड्रग को महल से चुराकर भागी होगी, तो अनिका जरूर उनके पीछे V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए गई होगी। मगर भूमिका ये नहीं जानती थी कि रेखा मौसी और अनिका इस वक्त कहाँ थे। इसलिए जब भूमिका को ये खबर मिली कि हाईवे के टोल नाका पर बेहद खतरनाक मारपीट हुई है, तो भूमिका पुलिस के साथ वहां चली गई और उसका अंदाजा भी बिल्कुल सही था। उस आदमी के कहने के मुताबिक अनिका ने उन लोगों को मारा होगा। भूमिका ने उस रोते हुए गुंडे से पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि वो लड़की किस तरफ गई है। जैसे ही भूमिका के मुंह से उस आदमी ने ये बात सुनी, उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए भूमिका से कहने लगा, ये सवाल मत पूछिए, हमें प्लीज ये सवाल मत पूछिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, चाहे तो हम सबको फांसी पर चढ़ा दो, मगर ये सवाल मत पूछो। उस लड़की के जाने के बाद एक आदमी यहाँ पर आया, उसने भी हमसे यही सवाल पूछा, मगर क्या सचमुच नहीं जानते कि वो लड़की किस तरफ गई। हमने जब से उसे बताया वो हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस आदमी ने हमें इतनी बुरी तरह से पीटा कि हम सबके शरीर से जान निकल गई है। ये देखो हमारे बॉस की क्या हालत की है उस आदमी ने। पहले उस लड़की ने हमारे बॉस को अधमरा छोड़ रखा था और इस आदमी ने तो आकर बची खुची जान भी निकाल ली। हम सचमुच नहीं जानते वो लड़की किस तरफ गई है। उस आदमी की बात पर हैरान होते हुए भूमिका ने उस आदमी का रोना रोकते हुए कहा, एक मिनट रोना बंद करो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पहले तो एक लड़की ने बुरी तरह से मारा और उसके जाने के बाद यहाँ दोबारा कोई आदमी आया था जिसने फिर से तुम लोगों की बुरी तरह से पिटाई की। उस आदमी ने रोती हुई आवाज में भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, अरे वो आदमी नहीं, शैतान था, शैतान। उस गुंडे की बात सुनकर भूमिका भी हैरान रह गई। भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन हो सकता था जो अनिका के जाने के बाद यहाँ पर आया था और जिसने इतनी बुरी तरह से इन सारे गुंडों की पिटाई की थी। कुछ देर अपने दिमाग पर जोर लगाने के बाद भूमिका के सामने सारी बातें क्लियर होने लगी। अंडरवर्ल्ड में ये बात पहले ही फैल चुकी थी कि रेखा मूर्ति अपने ही महल से कोई कीमती चीज चुरा कर भागी थी, मगर अंडरवर्ल्ड में अब तक यह बात नहीं पहुंची थी कि रेखा मूर्ति ने अपने ही महल से जो चीज चुराई थी वो V16 पावर ड्रग था। मगर एक आदमी था जिसे ये सब कुछ अच्छी तरह से पता था और वो खुद V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर सकता था और उसका नाम था शक्तिशाली गेंडा। भूमिका जान चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडे ने ही यहाँ पर आकर इन लोगों की पिटाई की थी। इसका मतलब साफ था कि इन लोगों को पीटने के बाद शक्तिशाली गेंडा V16 पावर ड्रग पाने के लिए भागा होगा। हालांकि भूमिका भी सभी बातों को लेकर श्योर नहीं थी। रेखा मूर्ति के साथ जो लड़की आई थी वो सचमुच अनिका ही थी या नहीं, ये बात भी भूमिका पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकती थी। भूमिका ये भी पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकती थी कि जो आदमी रेखा मूर्ति के जाने के बाद यहाँ पर पहुँचा था वो शक्तिशाली गेंडा ही था या नहीं। मगर भूमिका इतना जरूर जान चुकी थी कि अगर वो V16 पावर ड्रग की ओर बढ़ रहा है तो शक्तिशाली गेंडे के कदम उससे बहुत जल्द रोकने होंगे। भूमिका शक्तिशाली गेंडा का पीछा करने के लिए अपने कुछ खास ऑफिसर के साथ वहां से आगे बढ़ने लगी। भूमिका को वहां से जाता हुआ देखकर जमीन पर बैठे दर्द से तड़प रहे गुंडों ने भूमिका को रोकते हुए कहा, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? अब तो हमें अरेस्ट कर लो, हमें जेल में डाल दो। उन गुंडों को इस तरह तड़पता हुआ देखकर भूमिका ने कहा, हाँ वो दरअसल मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकती
क्योंकि जहाँ पर ये हाथापाई हुई है वो एरिया हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। अभी कुछ देर में कुछ और पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आएंगे और तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएंगे। गुंडों को ये कहने के बाद भूमिका अपने ऑफिसर के साथ शक्तिशाली गेंडे का पीछा करने के लिए वहां से निकलने लगी। गुंडे पीछे से चीखते चिल्लाते रहे और भूमिका को रिक्वेस्ट करते रहे कि वो वहां से न जाएं और उन्हें अरेस्ट करें। जमीन पर लेटे गुंडों के लीडर को अब डर था कि अगर वो अपने साथियों के साथ कुछ और देर टोल नाका पर रहा तो कुछ और लोग भी आकर उसे बिल्कुल उसी तरह पीट के चले जाएंगे जिस तरह अनिका और उस अनजान आदमी ने पीटा था। और इस बार अगर किसी ने इस तरह उन लोगों को पीटा तो उनका मरना तय था। अनिका का उस टोल नाका से निकलने 1 घंटा हो चुका था और अनिका की तेज ड्राइविंग की वजह से उसने काफी डिस्टेंस कवर कर लिया था। अनिका भले ही तेज गाड़ी चला रही थी मगर वो काफी रिलैक्स लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा को चीरती हुई गाड़ी आगे बढ़ रही थी। बगल में बैठी रेखा मौसी अनिका को इस तरह ड्राइव करते हुए देखकर काफी हैरान थी, मगर वो जानती थी कि दुनिया में अनिका को अगर कोई भी काम दिया जाए तो वो उसमें सबसे अव्वल ही रहेगी। अनिका का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और एक हाथ अनिका ने अपने माथे पर रखा था। अनिका को देखकर रेखा मौसी समझ गई थी कि अनिका किसी गहरी सोच में थी, मगर वो अनिका को इसके बारे में पूछकर उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। बाहर मौसम काफी साफ था, हल्के हल्के बादल छाए थे और गाड़ी हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। अचानक ही रेखा मौसी अपनी सीट से मुड़ी और बैक सीट पर रखी एक बैग से वाइन की एक बड़ी बोतल निकालने लगी। जैसे ही रेखा मौसी ने बोतल का ढक्कन खोला, अनिका ने एक हाथ से रेखा मौसी के हाथों से वो वाइन की बोतल छीन ली। रेखा मौसी ने फिर से अनिका के हाथों से वाइन की बोतल अपने हाथों में लेने की कोशिश की, मगर अनिका ने अपनी खिड़की का शीशा नीचा करके वाइन की बोतल को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। रेखा मौसी ये देखकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे तुम यह क्या कर रही हो? इस तरह शराब जाया मत करो। रास्ते में पता नहीं कब वाइन शॉप आएगी, मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है। खिड़की का शीशा बंद करते हुए अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रेखा मौसी से कहा, देखिए अब आपको शराब पीने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल शराब नहीं पियेंगी। अनिका की इस बात का पलटकर जवाब देते हुए रेखा मौसी ने कहा, अरे वाह, क्या हो गया आज तुम्हें? इस तरह से मुझ पर दादागिरी क्यों दिखा रही हो? आज के पहले तो तुमने कभी भी मेरे शराब पीने पर इतना एतराज नहीं जताया है, फिर आज अचानक क्या हो गया है? अनिका ने अचानक ही अपना चेहरा रेखा मौसी की ओर घुमाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज के पहले मैं ये नहीं जानती थी कि आप कैंसर की लास्ट स्टेज पर जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रही हैं। अनिका की ये बात सुनकर रेखा मौसी हैरान हो गई। वो नहीं जानती थी कि अनिका को किस तरह से पता चला था कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी, मगर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, जब पता ही है कि बहुत जल्द सफर पूरा होने वाला है तो फिर सफर का मजा लेना ही सबसे बेहतर चॉइस होता है। अनिका ने फिर से अपनी रास्ते पर नजरें टिका दी और कैजुअली रेखा मौसी से कहा, आपसे किसने कह दिया कि आपका सफर पूरा होने वाला है? अभी तो बहुत जीना है आपको। अनिका की ये बात सुनकर रेखा मौसी की हंसी छूट गई। अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, अरे कौन से ख्वाब देख रही हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम इस दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक हो, मगर मुझे नहीं लगता कि अब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढ पाया है। इसलिए सारे ख्वाब देखना छोड़ दो और मुझे शराब पीने दो। इस बार अनिका ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए रेखा मौसी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, चुपचाप वहीं पर बैठी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिका को इस तरह डांटती हुए देखकर रेखा मौसी को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी माँ उसे जिद करने पर डांट लगा रही थी। रेखा मौसी भी कुछ देर तक मुंह फुलाकर बैठी रही। फिर कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद अनिका ने रेखा मौसी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या आपको भूख लगी है? क्या आप खाना खाना चाहती हैं? रेखा मौसी ने बिना अनिका की ओर देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। उनके रिएक्शन को देखकर अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद हाईवे पर एक बहुत ही छोटी सी रेस्टोरेंट दिखाई दी।
अनिका ने उस रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की और रेखा मौसी को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। रेस्टोरेंट लगभग खाली थी। अनिका और रेखा मौसी को वहां आता हुआ देखकर रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट के एक स्टाफ ने अनिका से कहा, गुड आफ्टरनून मैडम, कहिए क्या खाएंगी आप? क्या पहले चाय या कॉफ़ी या कुछ स्नैक भेजूं टेबल पर? अनिका ने अपने लिए चाय ऑर्डर की और रेखा मौसी ने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद अनिका मेनू में वहां सर्व की जाने वाली तमाम डिशेज पढ़ने लगी, मगर अनिका को उनमें से कोई भी चीज खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। रेखा मौसी अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका चाहे कितनी भी मॉडर्न लड़की हो, मगर खाना वो इंडियन ही पसंद करती थी और इस रेस्टोरेंट के मेनू पर जो भी खाना था वो ज्यादा करके यूरोपियन और लेबनीज खाना ही था। रेखा मौसी ने अपनी पर्स से एक बड़ी सी नोटों की गड्डी निकाली और काउंटर पर रखते हुए रेखा मौसी ने उस मैनेजर से कहा, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे किचन को इस्तेमाल करूंगी, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। उस छोटी सी रेस्टोरेंट के मालिक ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक दिन में इतना पैसा नहीं देखा था, इसलिए उस नोटों की गड्डी को अपने हाथ में लेते हुए काउंटर पर बैठे होटल के मालिक ने रेखा मौसी से कहा, हाँ मैडम, ये होटल आपका ही है, किचन भी आपका है, आप जो मर्जी चाहे कर सकती हैं। किचन में मेरे आदमी भी आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं, आइए प्लीज आइए। ये कहते हुए काउंटर पर बैठा होटल का मालिक अनिका और रेखा मौसी को किचन के अंदर ले गया। अनिका काफी हैरान थी। अनिका नहीं जानती थी कि रेखा मौसी क्या करना चाहती थी। जब अनिका ने रेखा मौसी को पूछने की कोशिश की कि वो किचन में क्या करने जा रही हैं, तब रेखा मौसी ने अनिका को आगे कुछ भी बोलने से रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर किचन के अंदर ले जाने लगी। किचन में मौजूद होटल का चीफ रेखा मौसी को किचन में आता हुआ देखकर हैरान रह गया। रेखा मौसी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस चीफ से कहा, आप लोग अब दूर हो जाइए, कुछ देर के लिए अब ये किचन मेरा है। रेखा मौसी ने पूरी तरह से किचन का चार्ज ले लिया था। अनिका वहीं कॉर्नर पर एक टेबल पर बैठ गई और रेखा मौसी को किचन में काम करता हुआ देखने लगी। लगभग आधा घंटा बीत गया। अनिका को पता ही नहीं चल रहा था कि कब वो टेबल पर बैठी और कब उसकी आंखें लग गई। मगर जैसे ही रेखा मौसी ने तवे पर रखी कढ़ाई में छौंका लगाया, उस छौंके की आवाज और तेज खुशबू से अनिका की आंखें खुल गई। अनिका ने देखा कि रेखा मौसी ने पालक और पनीर की सब्जी बनाई थी और साथ ही में देसी दाल, जिसमें रेखा मौसी ने तेल की जगह बटर का छौंका लगाया था। खाने से आने वाली खुशबू को सूंघते ही अनिका के मुंह में पानी आ गया। रेखा मौसी को इस तरह अपने लिए खाना बनाते हुए देखकर अचानक ही अनिका को अपना बचपन याद आ गया। अनिका ने पूरा बचपन अच्छा खाना खाने की तड़प में गुजार दिया था। गौतम गुलेरिया और मनीषा गुलेरिया जानबूझकर अनिका को बुरा खाना दिया करते थे, जिसमें स्वाद नहीं होता था। नहीं, वो लोग कभी अनिका को गरम खाना खिलाया करते थे। मगर आज रेखा मौसी को खाना बनाते देखकर अनिका के दिल में एक ख्याल आया कि काश अगर बचपन में उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी बिल्कुल इसी तरह अनिका के लिए खाना बनाकर उसे खिलाती। हालांकि अनिका को इस वक्त अपने बच्चों पर भी तरस आ रहा था, क्योंकि भले ही अनिका अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन किचन में कदम न रखने की आदत की वजह से कभी अनिका ने अपने हाथों से खाना पकाकर अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था। हालांकि अनिका के तीनों बच्चे भी ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी मामा काफी अलग थी। वो काफी बिजी रहा करती थी और उनके पास अक्सर वक्त की कमी होती थी, इसलिए बच्चे हमेशा से नौकरों के हाथ का बना खाना खा लेते थे और अनिका के साथ गुजारे हुए प्यार के कुछ पलों में ही अपना पेट भर लिया करते थे। रेस्टोरेंट के टेबल पर अनिका को रेखा मौसी के हाथों से बना हुआ खाना सर्व किया गया। अनिका की प्लेट में पालक पनीर की सब्जी, दाल, चावल और रोटी परोसे गए। अपने ही हाथों से बना खाना देखकर रेखा मौसी के मुंह में भी पानी आ गया। रेखा मौसी ने अपने हाथ मसलते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों बाद खाने की टेबल पर बैठी हूँ। आज तो सचमुच मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। आज इस प्लेट में रखा खाना ये समझकर खाऊंगी जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी लंच है। रेखा मौसी की ऐसी बात पर अनिका ने तेज नजरों से रेखा मौसी को देखते हुए कहा, आप चुपचाप खाना खाइए
और यहाँ वहाँ की बकवास करना बंद कर दीजिए। अपने कान पकड़ती हुई रेखा मौसी ने अनिका से कहा, ठीक है मेरी माँ, खाती हूँ। अब चलो तुम भी खाना खाओ। अनिका ने भी अपने हाथों से रोटी और सब्जी का एक निवाला बनाकर खाने के लिए तैयार किया, मगर जैसे ही अनिका वो निवाला अपने मुंह में रखने गई, अनिका की नजर रेखा मौसी के पीछे रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। अनिका ने अपने हाथों में पकड़ा गया खाने का निवाला फिर से प्लेट में रख दिया। जब रेखा मौसी ने अनिका को ऐसा करते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें खाना ठीक नहीं लगा? क्या कुछ कमी रह गई खाने में? जब रेखा मौसी ने दोबारा से अनिका की प्लेट में नजर डाली, तब उन्हें अचानक ही एक बात का एहसास हुआ। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, अरे हाँ, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में मैं नमक डालना भूल गई हूँ। मगर जब रेखा मौसी ने अपनी प्लेट से खाना चखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि खाने में नमक वगैरह सब बराबर था। फिर उन्हें उस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर अनिका खाना क्यों नहीं खा रही थी। रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाने में नमक तो बराबर पड़ा है, मगर तुम्हें खाना फिर भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं दोबारा से बना देती हूँ। अनिका की नजरें पीछे बैठे उस आदमी पर जमी हुई थी। अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए रेखा मौसी से कहा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने खाना बनाया हो और वो ठीक न हो? खाना तो बिल्कुल ठीक है, मगर उससे पहले एक आदमी को ठिकाने लगाना है। रेखा मौसी को ये कहने के बाद अनिका धीरे धीरे पीछे के टेबल पर बैठे उस आदमी की ओर आगे बढ़ने लगी। रेस्टोरेंट में और कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। उस आदमी ने एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी और उसकी पीठ अनिका की ओर थी। उस आदमी के चेयर के पास पहुंचकर अनिका ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और पूछा, क्यों भाई, क्यों पीछा कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? क्या तुम भी क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से आए हो? अनिका का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही उस आदमी ने अनिका की ओर मुड़कर देखा और चौंक गया। जैसे ही उस आदमी ने अनिका की ओर अपना चेहरा घुमाया, अनिका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे अगर इंडियन खाना खाने की इतनी तलब लगी है तो आ जाओ हमारे साथ, हमारे टेबल पर। इस पूरे रास्ते पर तुम्हें इंडियन खाना कहीं नहीं मिलेगा। मिस्टर निखिल कोटी भास्कर। निखिल अनिका को देखकर इतना चौंक गया था कि वो अपनी चेयर से नीचे गिर पड़ा। अपने आप को संभालते हुए निखिल जब खड़ा हुआ तो अपनी केप निकालकर अनिका से कहने लगा, डॉक्टर अमृता, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? अनिका ने निखिल की पीठ थपथपाते हुए कहा, अभी तुम बच्चे हो, इतना याद रखना कि जब भी किसी का पीछा किया करो उसकी कार से कम आधे किलोमीटर की दूरी बनाकर रखो। कुछ लोगों की नज़र बहुत तेज होती है। अनिका की ये बात सुनकर निखिल ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए। निखिल ने बिल्कुल लूज बैगी जीन्स पहन रखी थी और एक लंबा सा पीले कलर का टी शर्ट पहन रखा था। उसकी टी शर्ट के ऊपर हुड लगा हुआ था और उसके माथे पर टोपी पहन रखी थी। अपने कंधों को हवा में उछालते हुए निखिल ने अनिका से कहा, जिसकी नज़र मुझ पर पड़नी चाहिए वो मुझ पर नज़र नहीं डालती है, और जिसकी नज़रों से मैं बचना चाहता हूँ वो तुरंत मुझे पहचान लेते हैं। मेरी किस्मत ही अजीब है। निखिल को वहाँ देखकर ही अनिका सब कुछ समझ गई थी कि निखिल वहाँ पर क्यों आया था, वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। निखिल को अपने साथ अपने टेबल पर ले जाते हुए अनिका ने कहा, अब पहले आओ और खाना खा लो। शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से खाना नहीं खाया है तुमने। कहीं न कहीं अनिका की बात बिल्कुल सही थी। निखिल ने भी कई दिनों से इंडियन फूड नहीं खाया था, इसीलिए टेबल पर इंडियन खाना सजाया हुआ देखकर निखिल भी रोटी सब्जी पर टूट पड़ा। खाना वाकई काफी लजीज था। अनिका ने भी दाल की एक चम्मच मुंह में रखती ही फिर रेखा मौसी से कहा, सचमुच काफी टेस्टी खाना बनाया है आपने। क्या मैं जान सकती हूँ आपने खाना बनाना कहाँ सीखा? अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने खाने वाला फिर से प्लेट में रखते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मुझे खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया था। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा बचपन किस तरह गुजरा है। वहाँ ऐसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे खाना बनाना किसी ने नहीं सिखाया, मगर जब तुम्हारी माँ मुझे अपने साथ ले आई तब उन्होंने मुझे ऐसी कई बातें सिखाई
जो एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सिखाया करती है, जिनमें से एक था खाना बनाना। मुझे इंडियन खाना बनाना सिखाते वक्त तुम्हारी माँ ने मुझसे एक दिन कहा था कि वक्त आने पर मैं उसके बच्चों के लिए खाना बनाऊं, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे लिए खाना बनाने में इतने साल गुजर जाएंगे। चलो देर आए दुरुस्त आए। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया। वैसे इसकी भी दाद तुम्हें अपनी माँ को ही देनी होगी। खाने का स्वाद का लुत्फ उठाते हुए अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आखिर और कितनी क्वालिटीज थी स्वाति मल्होत्रा की, जिनसे अनिका अब तक अनजान थी। अनिका को दाल चावल खाते हुए देखकर अचानक ही रेखा मौसी को कोई बात याद आ गई। रेखा मौसी ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, एक मिनट, सालों पहले तुम्हारी माँ ने मुझे एक मैसेज दिया था तुम तक पास करने के लिए, वो तो मैं भूल ही गई। अनिका भी हर वो चीज जानना चाहती थी जो स्वाति मल्होत्रा ने किसी इशारे के जरिए या किसी मैसेज के जरिए अनिका को कहने की कोशिश की थी। रेखा मौसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी माँ ने जब मुझे खाना बनाना सिखाया था, उसके बाद मुझे खास तौर पर कहा गया था कि मैं किसी दिन तुम तक ये बात पहुँचाऊँ कि इस दाल की जो खुशबू है उसी को तुम्हें अपनी माँ की खुशबू समझना है। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। वैसे खुद रेखा मौसी भी नहीं जानती थी कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है। रेखा मौसी ने अपने चेहरे पर परेशानी साफ दिखाते हुए अनिका से कहा, वैसे मैं भी नहीं जानती कि इसका मतलब क्या हो सकता है, मगर हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने मुझे ठीक यही शब्द कहे थे और मुझसे कहा था कि खास तौर पर मैं ये मैसेज तुम तक पहुँचाऊँ। रेखा मौसी की बात पूरी होते ही अनिका ने दाल की कटोरी अपने हाथ में उठाई और ठीक अपनी नाक के नीचे रख दी। अनिका ने जब दाल की खुशबू का एहसास किया तब अनिका को दाल से भी ज्यादा खुशबूदार लगने लगी थी। चाहे स्वाति का मैसेज कोई समझे या ना समझे, मगर अनिका अच्छी तरह से समझ गई थी कि स्वाति की बताई हुई रेसिपी का इस्तेमाल करके रेखा मौसी ने वो दाल बनाई थी। उस दाल की खुशबू में आज भी स्वाति की खुशबू समाई थी। अनिका के लिए ये खुशबू अपनी माँ के स्पर्श से कम नहीं था। दाल की खुशबू को अपनी सांसों में महसूस करने के बाद अनिका कुछ देर तक अपना सर झुकाए टेबल पर बैठी रही। वहाँ निखिल कोटी भास्कर, जो इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था, उसने अपना खाना पूरा करने के बाद अनिका से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? अपने विचारों से बाहर आते हुए अनिका ने साफ तौर पर निखिल से कह दिया, नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। निखिल ने इस बात पर हैरानी दिखाते हुए अनिका से कहा, अरे मगर तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, फिर बिना सुने तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती? एटलीस्ट एक बार सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। निखिल की बात पूरी होते ही अनिका ने भी निखिल को साफ साफ कह दिया, देखो, मैं तुम्हारे और भूमिका के बीच में मीडिएटर नहीं बन सकती। तुम्हारे बीच में जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसे तुम दोनों को मिलकर सुलझाना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी यहाँ किसी भी वक्त भूमिका और उसके ऑफिसर पहुँचने ही वाले होंगे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। निखिल को ये कहने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और रेखा मौसी के साथ रेस्टोरेंट के बाहर निकलने लगी। निखिल दौड़ लगाकर अनिका के रास्ते में आ गया और अनिका से कहने लगा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं और भूमिका हमेशा के लिए एक हो जाएं? क्या तुम नहीं जानती कि मैं भूमिका को कितना प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जितना भूमिका से प्यार करता हूँ उतना ही प्यार भूमिका भी मुझसे करती है। खैर, मैं ये सारी बातें तुमसे शेयर करने नहीं आया, मैं बस तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, बस तुम मुझे अपने साथ रखो। निखिल की ये बात सुनते ही अनिका हैरानी से निखिल को देखने लगी। निखिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी जितना अक्लमंद नहीं हूँ। तुम तो एक साथ 10-10 लोगों से लड़ सकती हो और अब तो हैकिंग की दुनिया में भी तुम्हारा काफी बड़ा नाम है। मेरे में ऐसी कोई गुण नहीं जो तुम्हारे काम आ सके, मगर हाँ, अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो फिर मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कम से कम मुझे भी इस बात की तसल्ली होगी कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से ही शक्तिशाली गेंडे ने भूमिका के दोस्त की जान ली थी, मगर किसी तरह मैं भी भूमिका के दोस्त की जान के बदले में शक्तिशाली गेंडे को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, चाहे ऐसा करने में मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
बस मुझे अपने साथ रखो। मैं जानता हूँ कि वो शक्तिशाली गेंडा तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर तुम्हारे पास आएगा। उससे लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना, मुझे अपने साथ चलने दो। मुझे एक मौका दो अपने प्यार को ये जताने की कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी वजह से शक्तिशाली गेंडे ने मार्कस की जान ली थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चली है तब से लेकर अब तक मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। अपने मन के अंदर चल रही इस घुटन से बाहर आने के लिए मुझे उस शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मार्कस की मौत का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मेरी खुद की जान क्यों न चली जाए। निखिल की आंखों में जुनून और पागलपन दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। अनिका जानती थी कि निखिल का प्यार सच्चा था, मगर वो ये भी जानती थी कि अनिका के आगे का मिशन बेहद खतरनाक होने वाला है और निखिल की जान को खतरा हो सकता है। अनिका ने निखिल से कहा, देखो अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे सामने पहाड़ जैसा कैरियर और पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। मैं तुम्हें इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती। निखिल एक काफी दुबला पतला सा लड़का था, बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर उम्मीद से देख रहा। निखिल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा था जो इस वक्त रास्ते पर भटक गया था और उसे अपने घर वापस लौटने का रास्ता पता नहीं था। वो बस एक ही रास्ता जानता था, मगर उस रास्ते पर चलने के लिए जो ताकत चाहिए थी वो उसके शरीर में नहीं थी। मगर निखिल की आंखों में हिम्मत और हौसला साफ साफ नजर आ रहा था। निखिल की आंखों में छपी हुई बातें अनिका अच्छी तरह से पढ़ सकती थी, मगर अनिका ने वो सब कुछ इग्नोर किया और रेखा मौसी का हाथ पकड़कर कार की ओर आगे बढ़ने लगी। निखिल बड़ी ही उम्मीद से जाती हुई अनिका को देखता रहा। तभी अचानक रेखा मौसी ने अनिका को रोकते हुए कहा, ले चलो इस लड़की को हमारे साथ। अनिका रेखा मौसी की ये बात सुनकर हैरान रह गई। रेखा मौसी ने निखिल की ओर देखकर कहा, कभी कभी मौत ज्यादा सुकून देती है और इस लड़के की आंखों में मैं साफ देख पा रही हूँ, ये जिंदगी से तो अलग हो सकता है मगर अपने प्यार से अलग नहीं हो सकता। अगर ये अपने प्यार से अलग हो गया तो इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं इसका दर्द अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। इस लड़की को हमारे साथ ले चलो। रेखा मौसी की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रेखा मौसी को छेड़ते हुए कहा, आप तो इस तरह से बात कर रही हैं जैसे आपने कभी प्यार किया हो और आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आप किसी के प्यार में पड़ सकती हैं। अनिका की इस बात को सुनकर रेखा मौसी ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुमसे किसने कह दिया कि प्यार करने के लिए किसी और इंसान के प्यार में पड़ना जरूरी है। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही निखिल काफी सोच में पड़ गया था। निखिल ने आगे आकर अपना सिर खुजलाते हुए रेखा मौसी से कहा, देखिए मैं ये बात पहले सुनी तो थी मगर आज मैंने आपके मुंह से भी सुन ली। पहले तो मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया, मगर आज आपने कहा तब मुझे यकीन हुआ आप अपने आप से प्यार करती हैं। बाहर लोग आपके बारे में काफी बातें बनाते हैं, क्या आप अपने आप से बहुत प्यार करती हैं? मुझे पहले ये नहीं लगा था कि ऐसा सच होगा। आपने तो अफवाह को सच साबित कर दिया। अनिका निखिल की बात सुनकर दंग रह गई। निखिल की बात सुनने के बाद अनिका ने फिर से रेखा मौसी की ओर देखा और कहा, क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि इसे अपने साथ ले चलना है? रेखा मौसी ने मुस्कुराते हुए निखिल की ओर देखा और कहा, इससे इसकी आशिकी का कोई कनेक्शन नहीं है, ले चलो इसे हमारे साथ। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही निखिल के चेहरे पर स्माइल आ गई। निखिल भी रेखा मौसी और अनिका के साथ साथ कार में बैठ गया। अनिका हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठी और रेखा मौसी अनिका के बगल में बैठ गई और निखिल बैक सीट पर जाकर बैठ गया। कार के अंदर बैठते ही रेखा मौसी ने अनिका की ओर देखकर कहा, मगर तुमने से किसने कह दिया कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती? रेखा मौसी की ये बात सुनते ही अनिका की आंखें चौड़ी हो गई। अनिका ने रेखा मौसी से पूछा, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप किसी से प्यार कर सकती हैं। हमेशा ही आपकी इमेज एक श्योर बिजनेस वुमेन जैसी रही है। आपके सीने में भी एक रोमांटिक दिल धड़क सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर आप जिसे प्यार करती थी तो आपने उसे बताया या नहीं? अनिका का सवाल सुनकर रेखा मौसी ने अपनी नजरें झुका ली। अनिका ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए रेखा मौसी से पूछा,
अरे बताइए भी, अब हमसे क्या शर्माना। आप जिनसे प्यार करती हैं, क्या वो आपके प्यार के बारे में जानते हैं? रेखा मौसी ने ये बात सुनते ही अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं उसे बता दूंगी मेरी फीलिंग के बारे में तो हो सकता है कि हमारी दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मेरी फीलिंग मेरे दिल तक ही रहे, वही अच्छा है। रेखा मौसी की बात सुनने के बाद अनिका ने रेखा मौसी से पूछा, अच्छा ये तो बताइए कौन है वो? अनिका की इस बात पर रेखा मौसी काफी अनकंफर्टेबल हो गईं। वो बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखने लगीं। जब रेखा मौसी ने अपने प्यार के बारे में बात कही तब उनकी आंखों में काफी उदासी नजर आ रही थी। उनकी आंखों में उदासी देखकर निखिल ने मन ही मन रेखा मौसी के प्यार के बारे में अंदाजा लगा लिया और रेखा मौसी और अनिका की सीट के बीच में जो गैप था उसमें से अपना सर बाहर निकालती हुए रेखा मौसी की ओर देखकर कहा, मैं समझ गया कि आपका प्यार कौन है। निखिल की बात सुनकर रेखा मौसी और अनिका दोनों ही हैरान होकर निखिल की ओर देखने लगे। अनिका खुद निखिल की बात सुनकर इतनी चौंक गई थी कि ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करना अनिका के लिए मुश्किल हो गया था। अनिका नहीं जानती थी कि निखिल कैसे रेखा मौसी के पास्ट के बारे में जान सकता था। रेखा मौसी के अतीत के बारे में खुद अनिका काफी कम बातें जानती थी। फिर ये कैसे हो सकता था कि निखिल रेखा मौसी के प्यार के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानता था। निखिल ने बड़ी ही कैजुअली अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रेखा मौसी की ओर देखकर कहा, मैं समझ गया कि आप किससे प्यार करती हैं। ऐसी फिल्में मैंने कई बार देखी है जहां एक लड़की को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड या पति के साथ प्यार हो जाता है, मगर अपनी दोस्त को किसी भी तरह की इमोशनल चोट न पहुंचे इसलिए वो अपनी फीलिंग अपने मन में दबा कर रखती है। वाह, मान गया मैं आपको। मेरे ख्याल से आपने भी इसी तरह अपनी दोस्त को इमोशनल चोट से बचाने के लिए अपनी फीलिंग को अपने मन में दबा कर रखा और अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा न मैंने? निखिल की ये बात सुनने के बाद अनिका ने रेखा मौसी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना आपसे, इसे अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा, मगर आप ही ने जिद की इसे अपने साथ रखने की, अब भुगतिए। निखिल की पूरी बात सुनने के बाद रेखा मौसी अभी भी काफी आघात में थी। कुछ देर खिड़की से बाहर देखने के बाद रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर निखिल की ओर देखा और कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ साल उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। फिल्में कम देखा करो। असली जिंदगी और फिल्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये फर्क तुम्हारी जनरेशन को पता होना बहुत जरूरी है। वहाँ निखिल समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसी क्या गलत बात कह दी थी जिससे आगे बैठे अनिका और रेखा मौसी को इतनी हैरानी हो रही थी। इनफैक्ट निखिल को लग रहा था कि अभी अभी उसने रेखा मौसी के बारे में जो बात कही थी वो तो रेखा मौसी की प्रशंसा करते हुए कही थी। फिर उन्हें दुख किस बात का हो रहा था? पीछे बैठे निखिल के एक्सप्रेशन देखकर रेखा मौसी और अनिका मन ही मन हंसने लगे। तभी रेखा मौसी जो बार बार पीछे मुड़कर निखिल की ओर देख रही थी, उनकी नजर कार की पीछे वाली विंडो से बाहर गई। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मुझे लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। अनिका ने जब रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तब उसने देखा कि अनिका की कार के पीछे 2 कार चल रही थी। वो दोनों कारें अनिका के साथियों की थी, मगर उन 2 कारों के पीछे एक और कार कुछ ही मीटर की दूरी पर पीछे चल रही थी। ओवरटेक करके आगे जाने के लिए उस कार के पास काफी खुला रास्ता पड़ा था, मगर वो जानबूझकर अनिका और उनके साथियों की कार के पीछे लगातार चल रही थी। उस कार को इस तरह पीछा करते हुए देखकर अनिका को भी अंदाजा हो गया था कि वो कार हो न हो अनिका की कार का पीछा कर रही थी। अनिका ने तुरंत अपने चेहरे पर ब्लैक कैट का मास्क पहन लिया और तेजी से कार ड्राइव करने लगी। अनिका के साथी भी तेजी से अनिका की स्पीड को मैच करने की कोशिश करने लगे। पीछे चल रही कार ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। कुछ देर तक तेजी से ड्राइव करने के बाद अनिका ने अचानक ही अपने कार की स्पीड कम कर दी। अनिका के साथियों ने भी अपनी कार की स्पीड घटा ली। ये देखकर पीछे चल रही कार ने भी अपनी स्पीड घटा ली। इसका मतलब साफ था कि वो कार जरूर अनिका के काफिले का ही पीछा कर रही थी और पीछा करने वाला इस बात को छुपाना भी नहीं चाहता था। अपने कार की स्पीड को अनिका की स्पीड के साथ लगातार मैच करके
पीछे चल रही कार ये सिग्नल दे रही थी कि वो अनिका के काफिले का पीछा कर रही थी। अनिका ने ब्लूटूथ के जरिए पीछे चल रहे अपने साथियों को कांटेक्ट किया और कहा, वो कार हमारा पीछा कर रही है। उस कार में जरा गौर से देखकर बताओ उसमें कितने लोग मौजूद हैं। अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अनिका के एक साथी ने कहा, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा है, उसके साथ और कोई नहीं है। अपने साथी की इस बात को सुनने के बाद अनिका ने उससे कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, मैं अभी कुछ देर के लिए अपने कार की स्पीड बढ़ा दूंगी, तो तुम भी मेरा पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चले आना। उसके बाद अचानक ही मैं अपने कार की स्पीड बिल्कुल कम करके इमरजेंसी लेन में रुक जाऊंगी, मगर तुम लोग आगे निकल जाना। अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अनिका ने अचानक ही अपने कार की स्पीड बढ़ा ली। कुछ देर तक कार तेजी से भगाने के बाद अचानक ही अनिका ने अपने कार की स्पीड एकदम कम कर दी। अनिका के पीछे चल रहे उसके साथी अपनी स्पीड मेंटेन करके अनिका को ओवरटेक करके आगे निकल गए। अनिका ने अपनी कार इमरजेंसी लेन में रोक दी। जो कार अनिका के काफिले का पीछा कर रही थी वो कार भी अनिका की कार की कुछ दूर आकर ठहर गई। ब्लैक कैट का मास्क लगाई अनिका अपनी कार से उतरकर जब पीछा कर रही कार की विंडोज तक पहुंची तो वो अंदर बैठे शख्स को देखकर हैरान रह गई। सूजा हुआ चेहरा, शरीर पर काफी गहरे जख्मों के निशान देखकर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष डोगरा ऐसी हालत में रेखा मूर्ति का पीछा क्यों कर रहा था। अपनी कार का दरवाजा खोलकर आशीष ने दरवाजे का सहारा लिया और धीरे से कार के बाहर आकर आशीष ने नकाब पहनी हुई अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए, आप जिसकी बॉडीगार्ड हैं उसे मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं बस कुछ देर के लिए उनसे बात करना चाहता हूँ। अनिका ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका जानती थी कि अगर उसने आशीष के साथ बात की तो आशीष उसकी आवाज पहचान लेगा और उसे पता चल जाएगा कि नकाब के पीछे जो लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि अनिका खुद थी। अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी हालत में आशीष रेखा मूर्ति का पीछा क्यों कर रहा था। अनिका आशीष को इशारा करके रेखा मूर्ति की कार के पास ले गई। जैसे ही अनिका आशीष को रेखा मूर्ति की विंडो के पास ले गई, रेखा मूर्ति ने अपनी विंडो का शीशा नीचा करते हुए अनिका से पूछा, कौन है ये, हमारा पीछा क्यों कर रहा है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो आशीष के सामने अगर कुछ भी कहेगी तो आशीष झट से पहचान लेगा कि उसके साथ खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। इससे पहले कि अनिका कोई तरकीब सोचे, आशीष ने ही अनिका को कुछ कहने से रोकते हुए रेखा मूर्ति से कहा, रेखा जी, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना दोस्त समझिए। वैसे मेरा नाम आशीष है, मैं अनिका का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उम्मीद है अनिका ने मेरे बारे में आपसे बात की होगी। आशीष की इस बात पर भी अनिका बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ये देखते हुए रेखा मौसी समझ गई थी कि अनिका अपनी पहचान आशीष के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि अनिका ने आज से पहले कभी आशीष का जिक्र रेखा मौसी से किया था, मगर फिर भी बात बनाते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, हाँ, एक दो बार कहा तो था, मगर इस तरह तुम मेरा पीछा करके मुझसे इतनी अर्जेंसी में क्यों मिलना चाहते हो। हालांकि आशीष काफी जख्मी हालत में था, मगर फिर भी आशीष ने अपनी पर्सनालिटी और अपने एलिगेंस को बिल्कुल गिरने नहीं दिया था। अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए आशीष ने रेखा मौसी से कहा, जरूर बताऊंगा मैडम, मुझे आपसे क्या काम है इस बारे में भी जरूर बताऊंगा। बस मैं एक बार आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनिका ने मेरे बारे में आपसे क्या बातें की है। आशीष की ये बात सुनकर रेखा मौसी भी हैरानी से आशीष के ठीक बगल में खड़ी अनिका को देखने लगी। अनिका ने आज से पहले कभी आशीष का कोई जिक्र नहीं किया था। रेखा मौसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आशीष के इस सवाल का क्या जवाब देती, मगर एक बात पक्की थी, रेखा मौसी आशीष के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई थी कि मन ही मन उसके सामने खड़ा आदमी अनिका से कितना प्यार करता था। अनिका का नाम बोलते वक्त आशीष का चेहरा पूरी तरह से गुलाबी हो जाता था। आशीष की नजरें झुक जाती थी और आशीष की बात करने के तरीके से ये काफी आसानी से पता लगाया जा सकता था कि आशीष को अनिका पर कितना बड़ा क्रश था। किसी तरह बात बदलते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, देखिए मिस्टर आशीष, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। मुझे कहीं जल्द से जल्द पहुँचना है।
अगर आप अनिका के दोस्त हैं तो किसी दिन घर पर आइए, हम डिटेल में बातें करेंगे। रेखा मूर्ति की यह बात सुनते ही आशीष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आशीष ने बड़े ही रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाकर रेखा मौसी से कहा, घर से भागे हुए लोग जब घर आने का न्योता देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। आशीष की ये बात सुनकर रेखा मौसी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष चाहता क्या था। वो अनिका का दोस्त था, इसका मतलब साफ था कि वो रेखा मौसी का भी दोस्त था, मगर इस तरह की बात करके आशीष क्या जताना चाहता था, ये बात अनिका और रेखा मौसी दोनों के समझ के बाहर थी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रेखा मौसी से कहा, देखिए मुझे यहाँ क्रिस्टोफर ने भेजा है। मैं क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज आप अपने ही महल से चुरा कर भागी हैं। क्रिस्टोफर ने मुझसे कहा है कि मैं आपके साथ इस सफर में बना रहूं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो क्रिस्टोफर तक पहुंचने में। आशीष की बात सुनने के बाद रेखा मौसी ने भी अपनी नजरें झुकाते हुए आशीष से कहा, काफी कुछ जानती हो तुम मेरे बारे में। वैसे तुम्हारी ये आंखें देखकर मुझे लगा था कि तुम अनिका को चाहने वाले हो, मगर अब पता चला कि तुम तो अनिका के दुश्मन हो। सच बताओ, किस मकसद से यहाँ आई हो? रेखा मौसी की ये बात सुनकर आशीष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ही बातें सच है तो? रेखा मौसी ये बात सुनकर हैरानी से आशीष को देखती रही। आशीष ने एक लंबी सांस लेते हुए रेखा मौसी से कहा, चलिए जाने दीजिए, ये बातें काफी कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं की जाए तो बेहतर है। मगर हाँ, जब आपने मेरी आंखों में अनिका के लिए प्यार पढ़ ही लिया है तो एक बात आपसे कह दूं कि जो मेरी आंखों में दिख रहा है वही सच है। धीरे धीरे आशीष की बातें समझना रेखा मूर्ति के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तभी आशीष ने रेखा मूर्ति से कहा, मुझे लगता है अब हमें बातों में ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, अपनी बॉडीगार्ड के साथ सफर जारी रखिए, मैं भी आपके पीछे आता हूँ। ये कहकर आशीष अपनी कार की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी अनिका की जेब में अनिका का मोबाइल फोन बजने लगा। जब अनिका ने अपनी मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को एक मैसेज किया था जिसमें लिखा था, अभी अभी आशीष ने एक काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजी है। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने मैसेज में अनिका से ये कहा था कि आशीष ने उन्हें क्रिस्टोफर रेखा मूर्ति से जहां मिलने वाला था उस जगह की लोकेशन भेजी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे आशीष पिछले कई दिनों से क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह रहा था, मगर आशीष स्पेशल डिपार्टमेंट का जासूस बनकर क्रिस्टोफर की गैंग में शामिल हुआ था। क्रिस्टोफर को आशीष पर पूरा भरोसा था और इसलिए वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की सारी सीक्रेट आशीष के साथ शेयर करता था और आशीष सारी सीक्रेट स्पेशल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अब्बास को पहुंचा दिया करता था। इसका मतलब साफ था कि आशीष अभी भी अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास के साथ ही था। इतने दिनों में भी उसका मन बदला नहीं था। ब्लैक कैट का मास्क पहनी हुई अनिका जब दोबारा ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठी तब रेखा मूर्ति ने अनिका से पूछा, कौन है ये और ये आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है? इसके साथ चलना सेफ होगा। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास भी पूरी तरह से आशीष पर भरोसा नहीं करते थे, मगर कहीं न कहीं अनिका को आशीष पर पूरा भरोसा था। अनिका ने रेखा मौसी की बात का बिना कोई जवाब दिए बस हाँ में अपना सर हिलाया। जैसे ही अनिका ने कार स्टार्ट की, रेखा मूर्ति की विंडो पर किसी ने फिर से नॉक किया। जब अनिका और रेखा मूर्ति ने खिड़की की ओर देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि आशीष रेखा मौसी की खिड़की पर नॉक करके उन्हें खिड़की नीचे करने का इशारा कर रहा था। इससे पहले कि रेखा मौसी अनिका से कोई सवाल पूछ पाते, अनिका ने ड्राइविंग सीट पर लगे बटन को दबाकर रेखा मौसी की खिड़की को नीचे किया। खिड़की का शीशा नीचा होते ही आशीष ने रेखा मूर्ति से कहा, मुझे लगता है आगे का सफर मुझे आप लोगों के साथ ही पूरा करना चाहिए। मैं अपनी कार यही छोड़ देता हूँ। रेखा मौसी नहीं जानती थी कि ये करना सही होगा या नहीं। अनिका से सलाह लेने के बाद जब रेखा मौसी ने अपने बगल में बैठी अनिका की ओर देखा तो अनिका ने ड्राइविंग सीट के साइड में लगे बटन को दबाकर कार को अनलॉक किया। रेखा मौसी के लिए इतना इशारा काफी था। रेखा मौसी ने इशारे से आशीष को पीछे की सीट पर निखिल के साथ बैठने की परमिशन दे दी। जब आशीष बैक सीट का दरवाजा खोलकर
कार के अंदर बैठा तब उसे एहसास हुआ कि बैक सीट पर पहले से निखिल मौजूद था। निखिल ने जगह बनाते हुए आशीष को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। जब आशीष ने निखिल को देखा तो पहले से उसे ऐसा लगा कि निखिल रेखा मूर्ति का कोई बॉडीगार्ड होगा जो उनके साथ साथ कार में चल रहा था। मगर निखिल की दुबली पतली कद काठी देखकर आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि रेखा मूर्ति ने इतने खतरनाक रास्ते में अपने साथ इस तरह का बॉडीगार्ड क्यों रखा था। जब अनिका ने कार फिर से ड्राइव करना शुरू किया तो कुछ देर तो कार के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद आशीष ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेखा मूर्ति से पूछा, रेखा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस वक्त किसी भी तरह की गिल्ट महसूस कर रही हैं या नहीं। रेखा मौसी आशीष के सवाल पर काफी हैरान थी। रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर आशीष की ओर देखा और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मैं अनिका को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अनिका मेरी काफी अच्छी दोस्त है। अनिका जब भी आपके बारे में बात किया करती थी तो आपकी काफी तारीफ किया करती थी। ये कहा जा सकता है कि अनिका आपको बिल्कुल एक माँ की तरह ही देखती थी। ये भी कहा जा सकता है कि अगर इस दुनिया में अनिका को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो आप पर है। मगर फिर भी आपने अनिका का विश्वास हासिल करने के बाद उसे इतना बड़ा धोखा दिया। अनिका ने जो V16 पाउडर इतनी मेहनत से हासिल किया था उसे एक ही पल में आपने उससे चुरा लिया। कि आपको इस बात का गिल्ट नहीं। आशीष का सवाल सुनने के बाद रेखा मौसी ने अपने बगल की सीट पर बैठकर ड्राइव कर रही अनिका की ओर देखा। हालांकि अनिका ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, मगर रेखा मौसी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए अनिका के चेहरे से अपनी नजरें हटाते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। मुझे ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्डर मिला है मैं उसी को पूरा कर रही हूँ। इसके अलावा न मैंने कुछ सोचा है और न ही मैं कुछ सोचने वाली हूँ। रेखा मौसी का जवाब सुनने के बाद आशीष ने रेखा मौसी से पूछा, तो क्या मैं ये समझ लूँ कि अनिका को आपके लिए जो फीलिंग थी वो फीलिंग आपको अनिका के लिए नहीं थी। रेखा मौसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आशीष ये सारी बातें करके क्या प्रूव करना चाहता था। रेखा मौसी ने किसी तरह आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, हम दोनों एक मिशन पर हैं। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम सौंपा है हम वो काम कर रहे हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि हमारी जिंदगी में फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। रेखा मौसी की इस बात पर पलटकर जवाब देते हुए आशीष ने कहा, चलिए मानता हूँ कि आपको अनिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर उसका एक छोटा सा बच्चा है एलेक्जेंडर, उसकी जिंदगी भी V16 पाउडर के आखिरी डोज से जुड़ी हुई है। आपको अगर अनिका से विश्वासघात करना ही था तो कम से कम आधा विश्वासघात करती, कम से कम एक डोज उसके लिए रहने देती जिससे वो अपने बच्चे की जान बचा पाए। क्या एक छोटे से बच्चे के लिए भी आपके मन में कोई फीलिंग नहीं है। जब रेखा मूर्ति ने आशीष की ये बात सुनी तो वो खुद भी हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आशीष की इस बात का क्या जवाब दे। वो अनिका से मदद की उम्मीद कर रही थी, मगर वो जानती थी कि अनिका चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती थी। अनिका आशीष को अपने नकाब के पीछे का चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। आशीष की बात का जवाब देते हुए रेखा मौसी ने कहा, देखो, मैंने इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा ना, मैं भी ठीक तुम्हारी ही तरह एक मिशन पर हूँ और मुझे क्लियर ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे दोनों V16 पाउडर ड्रग के डोज लेकर उनके बताए गए एड्रेस पर पहुंचना है। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। और अब मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। अगर तुमने दोबारा मुझसे ये बात करने की कोशिश की तो मैं हम दोनों के बीच जो भी बातें चल रही है वो उन लोगों को बता दूंगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद आशीष ने रेखा मौसी से कहा, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि आप अनिका और अनिका के परिवार से बहुत प्यार करती हैं। रेखा मौसी ने बड़े ही क्लियरली अभी अभी आशीष को सब कुछ समझाया था, मगर फिर भी आशीष ऐसा क्यों कह रहा था। ये बात अनिका और रेखा मौसी दोनों की समझ के बाहर थी। आशीष की बात सुनकर अनिका और रेखा मौसी काफी हैरान हो गई थी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप अनिका और अनिका के परिवार से प्यार नहीं करती
तो अब तक उन लोगों को कॉल करके मेरी इन बातों को उन तक जरूर पहुंचा देती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि आप भी किसी ऐसे आदमी को खतरे में नहीं डालना चाहती जो अनिका की मदद करना चाहता हो। अनिका और रेखा मौसी दोनों ही जानते थे कि आशीष का लॉजिक बिल्कुल सही था और उसके साथ अब आगे आर्गुमेंट करना रेखा मौसी के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए अपनी आवाज में थोड़ी सी नरमी लाते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, देखो, मेहरबानी करके मुझसे इस बारे में आगे बात मत करो। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे परिवार की जान खतरे में है। मेरा परिवार उन लोगों के कब्जे में है और इसीलिए मुझे उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही होगा। उन्होंने मुझे जो मिशन दिया है, मैं अगर उसे पूरा नहीं करूंगी तो मेरा परिवार बहुत मुसीबत में पड़ सकता है। रेखा मौसी की बात पूरी होने के बाद आशीष मन ही मन कुछ सोचता रहा। फिर अचानक अपनी सीट से आगे आते हुए आशीष ने बड़ी ही धीमी आवाज में रेखा मौसी के कानों के पास आकर कहा, देखिए, मेरे पास आपके परिवार को बचाने का एक तरीका है। आशीष की बात सुनकर रेखा मौसी चौंक गई। वो जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा तरीका था आशीष के पास जिससे वो अपने परिवार को बचा सके। आशीष ने अपनी बात बताने से पहले रेखा मौसी से कहा, अगर आप तरीका जानना चाहती हो तो पहले V16 पावर ड्रग के दोनों डोज मेरे हवाले कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको इस मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता बता दूंगा। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रेखा मौसी ने कार चला रही अनिका की ओर देखा। अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष ये सब कुछ क्यों कर रहा था और किसके लिए कर रहा था। अपने अंगूठे के इशारे से अनिका ने रेखा मौसी को आशीष की ऑफर डिक्लाइन करने का इशारा किया। अनिका का इशारा मिलते ही रेखा मौसी ने आशीष से कहा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। क्या तुम सचमुच क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से हो? अगर तुम सचमुच क्रिस्टोफर को अच्छी तरह से जानते हो तो ये भी जानते होगे कि अगर तुम्हारी ये बात उस तक पहुंच गई तो वो तुम्हारा क्या अंजाम कर सकता है। वो लोग कितने खतरनाक हैं और क्या कर सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो, वरना अभी इसी वक्त मैं क्रिस्टोफर को कॉल लगाकर कह दूंगी कि तुम मेरे साथ किस तरह का सौदा करना चाहते हो। इससे पहले कि आशीष रेखा मौसी से कुछ कह पाता, रेखा मौसी के फोन पर क्रिस्टोफर का नंबर फिर से फ्लैश होने लगा। अपने फोन पर क्रिस्टोफर का नंबर देखकर रेखा मूर्ति चौंक गई। रेखा मौसी ने जब कॉल कनेक्ट किया तो क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी से कहा, उम्मीद है मेरा आदमी आपको मिल गया होगा। रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर आशीष की ओर देखते हुए कहा, हाँ, वो इस वक्त मेरे साथ ही है। क्रिस्टोफर ने जवाब देते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अब एक काम कीजिए कि वो V16 पावर ड्रग के दोनों डोज आप मेरे दोस्त के हवाले कीजिए। सारे रास्ते आपको V16 पावर ड्रग को संभालने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। क्रिस्टोफर का आशीष पर भरोसा देखकर खुद रेखा मूर्ति भी चौंक गई थी। एक तरफ आशीष क्रिस्टोफर को धोखा देने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर क्रिस्टोफर आशीष पर इतना विश्वास जता रहा था कि वो रेखा मौसी से ये कह रहा था कि वो V16 पावर ड्रग आशीष के हवाले कर दे। अनिका भी स्पीकर फोन के जरिए काफी ध्यान से क्रिस्टोफर की बातें सुन रही थी। अनिका जानती थी कि अब आशीष के लिए भी ये एक बेहद मुश्किल परीक्षा होने वाली थी। एक तरफ क्रिस्टोफर था जो आशीष पर इतना ज्यादा भरोसा करता था और दूसरी ओर आशीष के कंधे पर स्पेशल डिपार्टमेंट की सौंपी हुई जिम्मेदारियां थी। आशीष ने अपना हाथ रेखा मौसी की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टोफर की बात मान लेनी चाहिए। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखें।